हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए बच्चे, ज्योग्राफी की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, स्पेशली फॉर दी एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। तो बच्चे, आज हम क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर और इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक है इंसुलेशन, और इन्हें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे से आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस जो है वो आने चाहिए, क्योंकि यही तो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन कौन सी हमारे पास लेयर्स हैं, सबसे लोएस्ट मोस्ट कौन सी लेयर है, सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, सबसे कूलेस्ट लेयर कौन सी लेयर है जिसके अंदर हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, कौन सी लेयर है जिसके अंदर मीटेरोइड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो सबसे हॉटेस्ट लेयर है वो सबसे हॉटेस्ट लेयर कैसे पता चली हमें, ये हमें पता होना चाहिए। जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना हैं, कौन सी लेयर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, आपसे ये सभी क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन सी लेयर के अंदर टेम्परेचर जब वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, एक छोटी सी ट्रिक के साथ इसे पढ़ेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते बच्चे आज का हमारा सेशन। सेट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एसएससी और रेलवे का मेगा कॉम्बो बैच जो बच्चे अवेलेबल है आपके लिए 2026-27 स्टूडेंट्स के लिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। कंप्लीट आपका सिलेबस जो बच्चे वो कवर किया जाएगा 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। देन इसके अलावा हमारे पास ऑल इन वन स्टेट पीएससी कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें बच्चे फ्रेश मॉड्यूल जो है वो 18th ऑफ द मई से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप एक ही कोर्स के साथ मल्टीपल स्टेट पीएससी की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, तो आपके लिए ऑल इन वन स्टेट पीएससी अभी आज कितनी डेट है हमारे पास, दैट इज 24th। और बच्चे 18 से नया मॉड्यूल जब वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर सीरीज, तो हम बच्चे इस सीरीज के अंदर ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हैवीवेट टॉपिक्स हैं जिनमें से बार-बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर 1 हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स वाला हम ये कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसे कवर नहीं किया, मेक श्योर कीजिए, प्लेलिस्ट में जाएँगे। ठीक है, और इस लेक्चर को आप कवर करने वाले हैं। सेकंड, हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज रिलेटेड टू आवर सोलर सिस्टम, जिसमें बच्चे हमने सोलर सिस्टम, सभी प्लैनेट्स, उनके इंपॉर्टेंट मून्स, वो सब जो है कवर किया था। अलोंग विद दैट हमने अर्थ के मोशन जैसे कि रोटेशन, रेवोल्यूशन और इक्विनॉक्स जैसे कंसेप्ट्स को भी कवर किया था। तो ये 2 कवर हो चुके हैं। आज हमारे पास जो बच्चे दैट इज द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, एटमॉस्फेयर की लेयर्स, और एक छोटा सा टॉपिक साथ में कवर करेंगे दैट इज इंसुलेशन। ठीक है, तो बार-बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास के लास्ट में आपसे मैं यहाँ पर जो भी हम कवर करने वाले हैं, कैसे आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस वो देखेंगे, और एट द एंड आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप सभी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। और बच्चे, हम पहले देख लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की हम बातें करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर होता क्या है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आपको 3 चीजें देखने को मिलती हैं, गैसेस हैं, वाटर वेपर हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना एटमॉस्फेयर, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताना कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। कोई एक ऐसा प्लेनेट जिसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो आप बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अर्थ की अगर मैं बात करता हूँ, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तीनों को एक एक करके जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो कॉम्पोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब ये कौन सी गैसेस हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी है, सबसे कम परसेंटेज में कौन सी है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, देन इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस। लाइफ गिविंग गैसेस, हम हमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है ना हमारे एटमॉस्फेयर में। सिमिलरली प्लांट्स के लिए जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए, तो ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के एनिमल्स और इसके अलावा प्लांट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। Next, the air is an integral part of Earth's mass, and 99% of the mass of the atmosphere is confined to the height of 32 kilometers only. तो अगर बच्चे मैं ये अर्थ बना रहा हूँ ना, और ये पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो याद रख लेना मोस्टली जो है वो अर्थ के पास में 32 किलोमीटर तक ही जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसका मास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो गैसेस मिलेंगी बहुत लाइट गैसेस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस आपको ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मोस्टली जो एटमॉस्फेयर है वो आपको बच्चे इधर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थ के पास में टिल 32 किलोमीटर ऑफ द हाइट तक ही आपको मिलेगा। नाउ हम गैसेस की बात कर रहे हैं, और ये आ गई गैसेस, और इसके ऊपर ना लिख लीजिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल बच्चे यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसी टेबल से बनता है। और जो स्टूडेंट्स इस साल एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ये टेबल तो याद रख के जाएंगे आप। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज,
हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो बच्चे दैट इज नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज कौन सी गैस है? तो आंसर इज नाइट्रोजन नंबर 1 के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर जो बच्चे दैट इज ऑक्सीजन अराउंड 20.95%, या फिर मैं ऐसे 21 मान लेता हूँ। ये 21% है, ये 78% है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 99%। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 99% जो है बच्चे सिर्फ दो ही गैसेस आपको मिलती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, सेकंड नंबर के ऊपर ऑक्सीजन। अब यहाँ से आपका मेन जो है बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट स्टार्ट होते हैं। देखिए थर्ड नंबर के ऊपर जो गैस है आर्गन है, फोर्थ के ऊपर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको फर्स्ट फोर जो वो याद रखने ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा परसेंटेज बाई नाइट्रोजन, सेकंड कम्स द ऑक्सीजन, थर्ड के ऊपर आर्गन और फोर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ के ऊपर है, याद रखना, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास गैसेज है ना, ये सब ये मिलाकर 1% है, मिलाकर 1% है। क्या अब आपको ये परसेंटेज याद रखनी है? नो, परसेंटेज याद नहीं रखनी आपको ये। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी याद रखनी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। फर्स्ट फोर ऐसे याद रखनी है। देन नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन और जेनन, तो ये बन जाएंगे 5, 6, 7 और 8। और सबसे कम जो गैस है हमारे पास दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे कम जो गैस है दैट इज हाइड्रोजन। तो इसी टेबल को बच्चे हो सके तो याद रखना। कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? तो आपको 4 गैसेस दी जाएंगी, बोला जाएगा अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। वो आप तभी अरेंज कर पाएंगे अगर आप इस क्रोनोलॉजी को याद रखेंगे कि 5th नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा जो गैस है दैट इज नियॉन, फिर हमारे पास हीलियम है, क्रिप्टो है, फिर जेनन है। सबसे लास्ट में सबसे कम जो है गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो बच्चे दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। तो जब मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इधर आपको वापिस से मैंने यहाँ पर जो बच्चे टेबल दिया हुआ, तो इस टेबल को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टो और क्रिप्टन, और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। ना गैसेस की हम बात कर रहे हैं तो गैसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गैस हमारे पास जो है बच्चे दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप करंट फेज के अंदर पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें करते हैं, तो आप एक गैसेस का नेम लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका ये मतलब हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, उसके दो फीचर्स है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपेरेंट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड ओपेक भी जो है आपको देखने को मिलती है कि इसके दो फीचर्स हैं। अब ये ओपेक कब फंक्शन करती है और ट्रांसपेरेंट कब, आइए जरा समझते हैं। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, जरा यहाँ पर देखते हैं। तो ये अर्थ है हमारे पास, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ये ना सन, तो जो बच्चे सन से रेज आ रही हैं, जो सन से रेज अर्थ की तरफ आ रही हैं, ठीक है, जो सन से रेज अर्थ की तरफ आएंगी तो इसे मैं बोल देता हूँ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, या इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप चाहें तो इंसोलेशन के रूप में भी पढ़ सकते हैं। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ये इंसोलेशन के दौरान बच्चे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ट्रांसपेरेंट एक्ट करती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी सन से रेज आ रही हैं, सन से हीट आ रही है, एनर्जी आ रही है, उसे रोका नहीं गया, उसे अर्थ तक आने दिया, ठीक है। उसकी वजह से अर्थ क्या होगा, हीटअप होगा। लेकिन जैसे कोई भी चीज हीटअप होती है तो बच्चे वो अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। अर्थ को भी सन की रेज मिल रही है, अर्थ भी हीटअप हो जाएगा, अर्थ भी एनर्जी रेडिएट करेगा। जब अर्थ अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करेगा, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चे अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तब ये ओपेक फंक्शन करेगी, ठीक है। ओपेक मतलब रोक लेगी चीजों को। इसका ये मतलब हुआ कि अर्थ से जो एनर्जी स्पेस में जानी चाहिए थी तो उस एनर्जी को रोक लिया गया, वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि अर्थ की जो एनर्जी है बच्चे वो स्पेस तक नहीं जा पा रही, अर्थ के अराउंड जो है वो एनर्जी कंजर्व हो चुकी है, रुक गई है, ब्लैंकेट बन गया, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज मीटरोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस। इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन से रेज आ रही है तब ट्रांसपेरेंट। ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब जो अर्थ अपने आप को हीट करने के बाद, अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसे हम बोलते थे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ से रेडिएशन जा रही है तो उसे एब्जॉर्ब करेगा, एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, एंड
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सपोज कीजिए कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, अर्थ को तो हीट मिल रही है सन से, ठीक है, और ये हीट यहीं पर ही ट्रैप होती जा रही है, ट्रैप होती जा रही है, तो इसी की वजह से तो बच्चे हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रही है। यही तो ग्लोबल वार्मिंग, कि जो सन से रेज आ रही है उसकी वजह से अर्थ हीट अप होता जा रहा है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो इस हीट को ट्रैप कर चुकी हैं, और अर्थ के अराउंड जो है बच्चे यहाँ पर एक ब्लैंकेट बन चुका है, हीट ट्रैप होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट गैस है ओजोन। ओजोन जो है बच्चे, ये आपको जनरली लेयर्स में जब आपको पढ़ाऊंगा तो सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मिलती है। सो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जनरली आपको ओजोन लेयर जो है बच्चे वो 10 से लेकर 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस देखने को मिलेगी। अब ओजोन लेयर का मेन काम क्या है? तो ओजोन लेयर जो है वो जो सन से यूवी रेज आ रही है उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करती है। अगर वो यूवी रेज अर्थ तक आ जाए तो अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स को बच्चे स्किन डिजीज, कैंसर लाइक डिजीज देखने को मिलेंगे, कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने मिलेंगी। तो उन्हीं हार्मफुल यूवी रेज को वापस रिफ्लेक्ट बैक करने का काम जो है वो ओजोन लेयर का है। सो इट एक्ट एज अ फिल्टर एंड absorbs the ultraviolet rays radiation from the sun and prevents them from reaching the earth surface। ठीक है, इजी हो गया। तो मैंने यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसे ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, ये भी कंसेप्ट समझाया। याद रखना इस टेबल से क्वेश्चंस बनते हैं, ये टेबल भूल के भी नहीं छोड़ना कि सर छोड़ देते हैं ये टेबल। क्रोनोलॉजी याद रख लेना, वो नंबर छोड़ देना, परसेंटेज छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की याद हो जाएगी, उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बच्चे आप परसेंटेज को छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन गैसेस के अलावा और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? सर वाटर वेपर्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं। आओ जरा वाटर वेपर्स की तरफ चलते हैं। तो वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर, इट डिक्रीजेस विद द ऑल्टीट्यूड। तो अगर ये सरफेस है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो है वाटर वेपर ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर में। जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज होगी तो वाटर वेपर्स कम होते जाएंगे। रीजन क्या बच्चे इसके पीछे? क्योंकि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है ना तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वाटर वेपर्स जो है बच्चे वो हैवी होते जाएंगे, हैवी होते जाएंगे, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, वहां पर कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी एक लेवल तक ही, एक हाइट तक ही आपको वाटर वेपर्स देखने को मिलेंगे, पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स देखने को नहीं मिलते। So in the warm and wet tropics, तो warm and wet tropics, it may account for 4% of the air by volume, while in the dry and the cold areas of the desert and polar region, it may be less than 1% of the air। अब सपोज कीजिए हमारे पास रीजन है, जैसे कि कोई भी रीजन लेकर चलते हैं इक्वेटर के ऊपर। अब इक्वेटर के ऊपर क्या रहता है कि बच्चे सनलाइट ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा होने की वजह से वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा है, इवेपोरेशन की वजह से इक्वेटर के ऊपर जो रीजन है वहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होती है, उनके एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इसी को कंपेयर जरा करता हूँ ऊपर की तरफ पोल्स के साथ। तो पोल्स वाले रीजन में, ड्राई रीजन है वो, वहां पर वाटर वेपर आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के अंदर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, डेजर्ट वाले रीजन के अंदर वाटर वेपर्स कम मिलेंगे, फॉरेस्ट वाले रीजन के अंदर ऑटोमेटिकली आपको जो वेट रीजन होंगे वहां पर ज्यादा वाटर वेपर एयर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा हूँ, इक्वेटर जो है बच्चों वेट रीजन में आता है, पोल्स जो है वो ड्राई रीजन के अंदर आते हैं। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो वाटर वेपर जो है इनका कंटेंट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ द इंसुलेशन from the sun, preserves the earth's radiated heat, thus act like a blanket, allowing the earth neither to become too cold and neither to become too hot। तो ये भी वही काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, वाटर वेपर्स जो सन से रेज आ रही हैं उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, इट सॉरी एब्जॉर्ब कर लेता है। देन सिमिलरली जो अर्थ से रेडिएशन है उन्हें भी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो ये भी अर्थ के अराउंड जो बच्चे एक ब्लैंकेट बना रहा है, जिससे ना ही अर्थ ज्यादा कोल्ड होगा ना ही अर्थ ज्यादा हॉट होगा। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आगे बच्चे डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जनरली अगर आप देखेंगे रिसेंट एग्जाम्स के अंदर जो बच्चे डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में अब गैसेस नहीं पूछ रहे आपसे, वाटर वेपर नहीं पूछ रहे, डस्ट पार्टिकल्स पूछ लेते हैं। तो क्या लगता है कौन से रीजन के अंदर डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे? इक्वेटर के ऊपर डस्ट पार्टिकल ज्यादा होने चाहिए। सर इक्वेटर के ऊपर ना रेनफॉल ज्यादा होती है, तो जैसी बारिश होती है तो बच्चे जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। तो कौन सा रीजन होगा जहाँ पर डस्ट पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे? टेम्परेट रीजन जो है, जहाँ पर ड्राई विंड्स चलती हैं, जैसे कि इंडिया। ठीक है, इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो रीजन है वहां पर आपको ड्राई विंड्स ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इस रीजन के अंदर बच्चे हमें टेम्परेट रीजन के अंदर जनरली जो है वो डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे।
So atmosphere has sufficient capacity to keep small solid particles which may originate from different sources. So the dust particles generally concentrate in the lower layers of the atmosphere. बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जाएंगे. जनरली आपको डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर एक ही लेयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर में ज्यादातर देखने को मिलेंगे. सो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन. तो हमारे पास इक्वेटर यहाँ पर जो है बच्चे डस्ट पार्टिकल्स कम मिलेंगे. पोल्स के ऊपर भी डस्ट पार्टिकल्स कम है. लेकिन ये वाला जो रीजन है हमारे पास टेम्परेट रीजन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर ड्राई विंड्स हैं. ड्राई विंड्स की वजह से बच्चे इस रीजन के अंदर आपको ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलते हैं ड्यू टू द ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन. तो पोल्स पर भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स कम है. इक्वेटर के ऊपर तो बारिश हो जाती है, तो बारिश की वजह से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं. ठीक है. So dust particles and the salt particles act as a hygroscopic nuclei around which the water vapor condenses to produce the clouds. तो अभी वाटर वेपर्स पड़े, एक हाइट तक जाते जाते वाटर वेपर्स जो बच्चे वो उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, कंडेंसेशन होगी. अब उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए. ये जितने भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो या सॉल्ट पार्टिकल्स, दे एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई. तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डस्ट पार्टिकल है, तो इसके अराउंड जो बच्चे वो कंडेंसेशन होगी. ठीक है, ऐसे कंडेंसेशन होती जाएगी और एक क्लाउड की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी. आगे बढ़ते हैं. तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर है ऑल इन वन स्टेट पीएससी वन लाइनर ई बुक. तो बच्चे अगर आप जो है स्टेट पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वन लाइनर्स सब्जेक्ट वाइज चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए. अवेलेबल है ऑन द परचम क्लासेस ऐप. आप इसे बाय कर सकते हैं. दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों ही फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगा और लेटेस्ट 2026 एडिशन आपके लिए प्रोवाइड किया गया है. ठीक है. तो इसके अंदर आपको 17,000 से ज्यादा वन लाइनर्स मिल जाएंगे जिसमें सभी स्टेट पीएससी के एग्जाम्स जो है वो कवर किए गए हैं. चलिए आगे चलते बच्चे और जरा अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो अलग अलग लेयर्स देखेंगे. तो अलग अलग लेयर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं. तो देखो हम लेयर्स पढ़ेंगे बच्चे. सबसे पहले लेयर जो हमारे पास है, सबसे लोअर मोस्ट लेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर पढ़ने वाले. सेकंड, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर चलेंगे तो हमारे पास लेयर आ जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर. इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे यहाँ पर. देन थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाएगी मीजोस्फेयर. ठीक है, मीजोस्फेयर के बाद बच्चे हम पढ़ेंगे फोर्थ नंबर के ऊपर सबसे हॉटेस्ट लेयर थर्मोस्फेयर. और फिर सबसे लीस्ट जिसके बारे में हमें पता है दैट इज द एक्सोस्फेयर. ये तो सिंपल आपको याद होना चाहिए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो आंसर होगा एक्सोस्फेयर. ठीक है. तो इन 5 लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. पांचों लेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बच्चे वो आपको याद रखने हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से जो है वो आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर सबसे इजीएस्ट टॉपिक रहता है और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चे ट्रोपोस्फेयर. तो ये रहा हमारे पास अर्थ, और अर्थ के बिल्कुल ऊपर जो लोअर मोस्ट हमारे पास लेयर है दैट इज द ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. सो इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब इसकी एवरेज हाइट देखिए जरा. एवरेज हाइट जो है दैट इज 13 किलोमीटर. ऐसा क्यों लिखा गया? तो क्योंकि अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करता हूँ तो ये रहा हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर और यहाँ पर है 90 डिग्री पोल्स. तो इक्वेटर के ऊपर बच्चे ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो 18 किलोमीटर तक चली जाती है. जब मैं पोल्स की बात कर रहा हूँ तो पोल्स के ऊपर सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही आपको जो है वो हाइट देखने को मिलती है ट्रोपोस्फेयर की पोल्स के ऊपर. रीजन इसके पीछे, क्योंकि अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर के ऊपर इंसुलेशन ज्यादा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा है. ठीक है, तो वहां पर जो है वो कन्वेक्शन हीट जो है वो नीचे से ज्यादा राइज कर रही है. ठीक है, वाटर वेपर ज्यादा है वो राइज कर रहे हैं एक हाइट तक. डस्ट पार्टिकल्स भी हाइट राइज कर रहे हैं. तो वहां पर आपको ज्यादा हाइट जो है वो ट्रोपोस्फेयर की देखने को मिलेगी. ऐसी कोई भी चीजें आपको पोल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलती. तो जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा हूँ तो जो हाइट है टोटल हम बोल सकते हैं कि हाइट जो बच्चे ऑफ दी ट्रोपोस्फेयर वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर 18 है, यहाँ पर है 8, तो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं और एवरेज आ जाता है हमारे पास 13. तो इसी वजह से लिखा गया कि एवरेज हाइट जो बच्चे दैट इज 13. 13 मतलब 8 और 18 का हाफ जो आप देख लीजिए और एवरेज निकाल लीजिए दैट इज 13. ठीक है, इट एक्सटेंड्स रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर्स नियर पोल एंड 18 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर. सो द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर कहाँ पर ज्यादा होगी? तो सर थिकनेस जो है वो इक्वेटर के ऊपर ज्यादा है. ठीक है, इक्वेटर के ऊपर क्योंकि सनलाइट ज्यादा आ रही है, इंसुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ज्यादा कन्वेक्शनल करंट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है. एक हाइट तक जो है बच्चे वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स आपको ट्रेवल करते हुए मिल जाएंगे. तो इसी वजह से यहीं पर आपको ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस जो है वो इक्वेटर के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगी, पोल्स के ऊपर कम है. नेक्स्ट, दिस लेयर कंटेन्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर.
इसी लेयर में मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं जाने वाले। अब यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं बच्चे, वाटर वेपर्स हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। यस, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जिसमें आपको वेदर रिलेटेड फिनोमिना जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यस और नो? तो जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, रेनफॉल होगी, ठीक है, देन टॉर्नेडोज होंगे, कुछ भी, वो सब आपको ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखने को मिलेंगे। जितने भी डिस्टर्बेंस होगी ना एटमॉस्फेयर में, वो आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेगी। अब मुझे बताओ, आप कहाँ पर ट्रैवल करना पसंद करोगे? आप प्लेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, आपका प्लेन ऐसे शेक कर रहा है, वो ज़्यादा पसंद आएगा या आप स्मूथ राइड जा रही है? तो बोले सर ट्रेन तो थोड़ी-सी शेक करती है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। जब प्लेन करता है ना, तो डर लगता है कि प्लेन ऐसे क्यों जो है वो शेक कर रहा है, उसे हम टर्बुलेंस बोलते हैं। तो अगर आप ट्रोपोस्फेयर के अंदर हैं तो चांसेस हैं कि आपका प्लेन को थोड़ी-सी टर्बुलेंस जो है वो फेस होगी। लेकिन अगर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हैं तो चांसेस थोड़े से कम है। तो इसी वजह से ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, तो दोनों का जो बचा मार्जिन होता है दैट इज़ ट्रोपोपॉज़, वहाँ पर जनरली प्लेन्स जो है वो फ्लाई करते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर नहीं करते, ठीक है? So all the changes in the climate and weather take place in this layer. Very important point. इसी लेयर के अंदर अगर अब बच्चे हम हाइट इंक्रीज करते हैं, मतलब ये अर्थ है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सो द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस। कितना डिक्रीज होगा? अगर आप 165 मीटर्स ऊपर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि दैट 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो चुका है। इसी को हम बोल देते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। 165 मीटर्स हाइट इंक्रीज हुई और 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इधर देखने को मिलेंगी। प्लेन्स इधर नहीं फ्लो करेंगे बच्चे, फ्लाई करेंगे, रीजन टर्बुलेंस फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। अब ये कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे इजी ट्रिक के साथ इसे याद रखने की कोशिश कोशिश करेंगे। पॉज का मतलब क्या होता है? रुक जाना, ठीक है। ये हमारे पास लेयर है ट्रोपोस्फेयर और ऊपर यहाँ से लेयर हो रही है स्टार्ट स्ट्रेटोस्फेयर। तो एक लाइन तो चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। तो मैं इस लाइन को बोल देता हूँ ये वो लाइन है जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर जो है वो रुक जाएगी, मतलब यहाँ पर मैं वर्ड यूज करता हूँ पॉज। तो कौन सी लेयर जो पॉज हो चुकी है? तो बोलोगे सर यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हो चुकी है तो ट्रोपोपॉज। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर रुक जाएगी बच्चे कि इससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर नहीं है तो स्ट्रेटोपॉज। सिमिलरली मीजोपॉज, थर्मोपॉज, ठीक है, ये वर्ड होगा। सो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चे लेयर है दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर इट इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स, ठीक है। 18 से 50 उधर और 8 से 50 किलोमीटर्स ऊपर चले जाएंगे आप, तो आपके पास लेयर जो आगे दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। सो इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? क्योंकि इसी लेयर के अंदर आपको मिल जाता है ओजोन। ओजोन लेयर मतलब O3। तो वही ओजोन लेयर जो बच्चे एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेस, एंड शील्ड द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो सन से यूवी रेज आ रही हैं, इन्हें एब्जॉर्ब करने का काम ओजोन लेयर के पास है, ठीक है। और इसी वजह से ना अगर हम देखेंगे दैट स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जैसे ही आप बच्चे हाइट इंक्रीज होगी तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कंट्रास्टिंग जरा यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटो। ट्रोपोस्फेयर के अंदर हाइट इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हाइट इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर जो है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, अपोजिट आ गई, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो टेम्परेचर यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर के अंदर डिक्रीज हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। और इंक्रीज के पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पर आपके पास लेयर है बच्चे ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीजोस्फेयर, थर्ड लेयर है। अब इसे मीजोस्फेयर को याद कैसे रखेंगे? इमेज देखेंगे, ठीक है, इमेज देखेंगे तो जितने भी मीटियोर्स इंडिया की तरफ, नॉट इंडिया की तरफ, अर्थ की तरफ आते हैं, बर्निंग हमें देखने को मिलती है, बर्निंग ऑफ मीटियोर्स, ठीक है, वो सब आपको जो है वो इसी लेयर के अंदर देखने को मिलते हैं, दैट इज मीजोस्फेयर। तो स्ट्रेटोपॉज के बाद जो लेयर हमारे पास आएगी दैट इज मीजोस्फेयर। सो इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। नाउ वापिस से चेंज हो गया कंसेप्ट। इस लेयर के अंदर बच्चे जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सेम जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सो द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, रीचेस अप टू दी -100 डिग्री तक टेम्परेचर जो मीजोस्फेयर के अंदर चला जाता है। इसी वजह से बच्चे मीजोस्फेयर जो है दैट इज दी कूलेस्ट लेयर, ठीक है। कोल्डेस्ट या कूलेस्ट लेयर अगर कोई है तो वो हमारे पास है मीजोस्फेयर। तो 2 पॉइंट्स मीजोस्फेयर के याद रखेंगे, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है
देन मीटियोर्स जो बर्निंग है वो कंसेप्ट आपको कौन सी लेयर के अंदर देखने को मिलता है? सो बर्निंग ऑफ मीटियोर्स, तो ये भी हमें जो है बच्चे ये मीजोस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है और -100 तक चला जाएगा, तो इसी वजह से इसे हम कोल्डेस्ट लेयर बता रहे हैं। सो द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फीयर इज नोन एज मीजोपॉज। मीजोपॉज मतलब मीजोस्फीयर बंद होगी। अब नेक्स्ट लेयर की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेयर हमारे पास है दैट इज थर्मोस्फीयर। सो थर्मोस्फीयर, अब बच्चे थर्मोस्फीयर के अंदर ही अगर आप देखेंगे ना तो एक लेयर हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं आइनोस्फीयर, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर के अंदर हमें जनरली मिलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिसे कि हम बोलते हैं आयंस। इसी वजह से इस लेयर को हम आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। तो अगर लेयर के अंदर हमारे पास यहाँ पर आयंस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अर्थ से हम बच्चे कुछ सिग्नल सेंड करेंगे, उन आयन से टकराने के बाद वो सिग्नल वापस अर्थ की तरफ आ जाते हैं। हम अर्थ से सिग्नल सेंड करेंगे, इन आयन से टकराने के बाद सिग्नल वापस अर्थ की तरफ आते हैं। तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है लेयर, दैट इज योर आइनोस्फीयर, ठीक है। सो द आइनोस्फीयर इज लोकेटेड 80 से लेकर 400 किलोमीटर अबव द मेसोपॉज। रेडियो वेव्स जो है बच्चे ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि थर्मोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जिसे हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात देखो, थर्मो से वर्ड क्या याद रखेंगे, थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर कोई आपसे बोलता है कि थर्मोमीटर, ठीक है, तो क्या चेक कर रहे होते हैं सर, टेम्परेचर। तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट लेयर जो है वो कौन सी है, थर्मोस्फीयर। यहाँ पर जो है बच्चे थर्मोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से थर्मोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं हॉटेस्ट लेयर, ठीक है। सो थर्मोस्फीयर जो बच्चे, व्हाई थर्मोस्फीयर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अब ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, थर्मोस्फीयर को हम हॉटेस्ट लेयर तो बोलते हैं, लेकिन अगर आप थर्मोस्फीयर के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको फील नहीं होगी हीट। अब बोलोगे सर ये कैसी बात हुई, थर्मोस्फीयर के अंदर हीट जो है हॉटेस्ट लेयर है, वहां पर टेम्परेचर जो है बच्चे वो आपको अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल जाएगा, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा, हमें फील नहीं हो रहा कि वहां पर हीट है। कैसे? क्योंकि बच्चे हमें फील करने के लिए ना, कांटेक्ट के लिए, तो अगर हम कांटेक्ट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। थर्मोस्फीयर के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इतनी ज्यादा दूर हैं कि आपको एक्चुअल में फील ही नहीं हो पाता हीट यहाँ पर। ये तो बच्चे ये जो एटम्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, इतने ज्यादा हीट की वजह से ना ये वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि इन किस तरीके से कौन से हमारे पास, हम ये बोल सकते हैं कि किस डिजाइन के साथ या किस पैटर्न के साथ ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब हमने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कुछ सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से हमने बोला कि थर्मोस्फीयर जो दैट इज द हॉटेस्ट लेयर। अब देखो, थर्मो का नेम मीनिंग क्या होता है, थर्मो का मीनिंग होता है हीट, ठीक है। देन वेरी हॉट, यहाँ पर जो है 1000 डिग्री तक आपको सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। बट सिंस एयर इज सो थिन, डेंस नहीं है, थिन है, दैट इट वुड नॉट फील वार्म एट ऑल। सो दिस स्पेस शटल ऑर्बिट्स हियर, even though it is very hot, 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, it will not it would feel cold because there are few particles to transfer the heat to you। तो वहां पर पार्टिकल्स ही नहीं है जो आपको हीट ट्रांसफर कर सके, तो इसी वजह से आपको कोल्ड फील होगा रादर देन कि वो एक हॉटेस्ट लेयर है, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं यहाँ पर मेजर करने के लिए टेम्परेचर। सो हीट इज जनरेटेड फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो कंसेप्ट क्या याद रखेंगे बच्चे, तो कौन सी लेयर है जो कि यूज की जाती है फॉर दी रेडियो पर्पस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो आंसर होगा थर्मोस्फेयर। अगर ऑप्शन के अंदर आइनोस्फेयर है तो आइनोस्फेयर लगा देना, ठीक है। हॉटेस्ट लेयर है हमारे पास ये, हॉटेस्ट लेयर है, लेकिन तो भी हमें यहाँ पर हॉटेस्ट लेयर फील नहीं होता, तो वो भी आपको आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास लेयर जो बचे दैट इज द एक्सोस्फेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे अपर मोस्ट लेयर, एक्सोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर, इट इज कॉल्ड एज द एक्सोस्फेयर। अब इस लेयर के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, स्लोली स्लोली ये जो लेयर है बच्चे आगे जाकर जो है आउटर स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है, बस इतना ही पता है, ठीक है। तो हमारे पास लेयर्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले अर्थ, अर्थ के बाद हमारे पास यहाँ पर जो पहली लेयर आएगी बच्चे दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हमारे पास मीजोस्फेयर, मीजो के बाद आ जाती है थर्मोस्फेयर, ठीक है। एक्सो में नहीं लिख रहा। कोल्डेस्ट लेयर कोई आपसे पूछेंगे तो आंसर होगा मीजोस्फेयर, कोल्डेस्ट लेयर। हॉटेस्ट लेयर का आंसर पूछेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चे थर्मोस्फेयर इज द हॉटेस्ट लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पर है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, ठीक है। जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज आपको देखने को मिलते हैं
क्लाइमेट से जितने भी रिलेटेड फिनोमिनाज हैं वो सब आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है बच्चे वो डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्योंकि ओजोन लेयर है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मीजोस्फेयर के अंदर वापस से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तभी तो ये बच्चे कोल्डेस्ट लेयर है। और थर्मोस्फेयर के अंदर वापस से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा और तभी वो जो है हमारे पास हॉटेस्ट लेयर है। ठीक है, बर्निंग ऑफ मिटियोर्स कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? तो मिटियोर्स जो बर्न कर रहे होते हैं तो बच्चे वो हमारे पास मीजोस्फेयर के अंदर होते हैं। और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सी लेयर यूज करते हैं? थर्मोस्फेयर यूज करते हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी और लेयर है, दैट इज द आयोनोस्फेयर। ठीक है, इजी हो गया। ये सब पॉइंट्स आपसे पूछे जा चुके हैं, इनके ऊपर आप हमेशा फोकस करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है, हम पढ़ेंगे हम इंसुलेशन के बारे में। सो द अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम सन, इन रिटर्न्स रेडिएट बैक टू द स्पेस द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। तो ये अगर हमारे पास अर्थ है, यहाँ पर हमारे पास है सन, तो अर्थ के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो सन से आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। उस हीट की वजह से अर्थ हीट अप हो जाता है और अपने आप से जो हीट है उसे बच्चे वापस रेडिएट करता है। ठीक है, ये हीट अर्थ जो है वो रेडिएट करता है। ये जो है इंसोलेशन इसे हम बोल देते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और ये जो बच्चे इसे हम बोल देते हैं टीआर, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो एज ए रिजल्ट द अर्थ नीदर वार्म्स अप नॉर डज इट गेट कूल्ड। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़िया रहता है, ना ही ज्यादा हीट रहता है ना ही ज्यादा कोल्ड। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम। अब जो हीट मिल रही है वो पोल्स के ऊपर और इक्वेटर के ऊपर सेम नहीं है। पोल्स के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सेम नहीं है, यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगी। सो आइए जरा देखते हैं। सो द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। तो जो बच्चे सन से रेज आ रही हैं, जो सन अर्थ की तरफ रेज सेंड कर रहा है, तो वो कैसी है? शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर है। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि अर्थ रिसीव्स इंसोलेशन, अर्थ रिसीव्स इंसोलेशन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। तो आंसर इज यस। और अर्थ जो बच्चे एक बार हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद अर्थ अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थ अपने आप से एनर्जी को रेडिएट करेगा, ये हमेशा लॉन्ग वेवलेंथ के अंदर होते हैं। ठीक है, सन से रेज आ रही हैं, वो शॉर्ट वेवलेंथ है, उनसे अर्थ हीटअप हो जाएगा, हीटअप होने के बाद अर्थ एनर्जी को रेडिएट करता है, तो वो जो है बच्चे लॉन्ग वेवलेंथ के अंदर है। ठीक है, सो द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर इंसोलेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एज द अर्थ इज ज्वाइड इन शेप रिसेंबलिंग अ स्फीयर, so the earth's sun's rays fall obliquely at the top of the atmosphere and earth intercepts a very small portion of the sun's rays। ठीक है, आइए जरा अब देखते हैं कि सन्स की रेस कितनी आ रही है हमारे पास। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो अर्थ बच्चे रिसीव करता है 1.94, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नंबर याद रख लेना, आपके पीवाईक्यूज के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अर्थ रिसीव्स 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो सन से रेज आ रही हैं, अभी अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर हमारे पास एटमॉस्फेयर, और ये जो सन से रेज आ रही हैं, तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है? तो दैट इज 1.94 कैलोरीज पर मिनट। ठीक है, एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे इतनी कैलोरीज जो है वो रिसीव हो रही है। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन 4th ऑफ द जुलाई। और इसी पॉइंट को बच्चे हम क्या बोलते थे? एपीहिलियन ए से याद करवाया था लास्ट क्लास में, ए से अवे, ए से एपीहिलियन। तो जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, ठीक है, तब 4th ऑफ द जुलाई डेट होगी, तब एक्चुअल में हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो कम है। ठीक है, जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा, पेरीहिलियन। पेरीहिलियन कब होता है बच्चे? तो पेरीहिलियन जनरली जो है वो 3rd ऑफ द जनवरी आपको देखने को मिलता है कि अर्थ जो पेरीहिलियन पोजीशन के ऊपर है, तब अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जो एनर्जी रिसीव होगी वो ज्यादा है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। यस सर, एपीहिलियन के दौरान कम एनर्जी रिसीव हो रही होगी, पेरीहिलियन के दौरान ज्यादा एनर्जी रिसीव हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन सी बच्चे हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि कौन से रीजन के अंदर ज्यादा इंसुलेशन होगी, कौन से एरिया के अंदर कम इंसुलेशन। तो द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन वेरीज ड्यूरिंग द डे। अगर डे बड़े हैं, अब जैसे समर्स हैं, ठीक है, समर्स के दौरान डे की लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, तो इंसुलेशन ज्यादा होगी। यस, विंटर्स के अंदर इंसुलेशन सर कम होगी क्योंकि डे छोटे हैं। ठीक है, देन द फैक्टर्स दैट कॉज द वेरिएशन इन द इंसुलेशन आर, सबसे पहले रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ स्लोली रोटेट करेगा तो एक एरिया के अंदर डे टाइम ज्यादा होगा,
जिधर डे टाइम ज्यादा होगा वहां पर इंसोलेशन ज्यादा, जहां पर नाइट टाइम ज्यादा वहां पर इंसोलेशन कम। Next, the fact that the Earth's axis makes an angle of 66.5 degree with the plane of its orbit around the sun has greater influence on the amount of insolation. तो एंगल ज्यादा, इंसोलेशन ज्यादा, एंगल कम, इंसोलेशन कम। Next, angle of inclination of the sun's rays. So higher is the latitude, less is the angle they make with the surface of the earth resulting in the slant sun rays. तो बच्चे अगर यहाँ पर ये बन गया हमारे पास अर्थ, ये रहा 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये रहा सन। तो इतने से रीजन के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सन की रेस जो बच्चे वो तो 90 डिग्री कभी ना कभी तो मिलेंगी, कभी ना कभी सन तो ओवरहेड होगा, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे हमेशा आप देखेंगे तो सन की रेस जो है वो एक एंगल के साथ स्लांटिंग रेस जा रही है, स्लांटिंग रेस जा रही है। स्लांटिंग रेस की वजह से बच्चे यहाँ पर इंसुलेशन कम है, सबसे ज्यादा स्लांटेड रेस जो है बच्चे वो पोल्स के ऊपर है, इसी वजह से पोल्स के ऊपर इंसुलेशन कम है, वहां पर कोल्ड रीजन है, फ्रिजिड जोन है वो। So the area covered by the vertical rays is always less than that of the slant rays. तो इसी वजह से यहाँ पर आपको इंसुलेशन जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है, और इस रीजन के अंदर हमें इंसुलेशन जो है वो मिनिमम आपको देखने को मिलेगी। लेंथ ऑफ द डे, यस। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है तो सन की रेज ज्यादा से ज्यादा अर्थ की तरफ आएंगी। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ज्यादातर सनलाइट जो है बच्चे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसुलेशन के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। आइए अब जरा आगे देखते हैं। सो द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जो इंसुलेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस की एक्चुअल में बात की जा रही है। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। Within the troposphere, the water vapor, ozone and other gases absorb much of its near the infrared radiation. याद रखना नहीं, चल जाएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है। आइए जरा देख लेते हैं किस तरीके के आपसे जो एक्चुअल में बच्चे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर करते चलना। तो देखो सीधा सीधा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द मेटेओराइट्स बर्न व्हेन दे एंटर फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से मेटेओर्स एंटर कर रहे हैं, कौन सी हमारे पास ऐसी लेयर है जिसके अंदर मेटेओराइट्स जो है वो बर्न हो जाते हैं। स्ट्रेटो, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मीजोस्फेयर के अंदर कोल्डेस्ट लेयर है, मेटेओर्स भी यहीं पर बर्न होते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस आर द मेन पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। कौन सी दो गैसेस हैं जो बच्चे 99% अर्थ का एटमॉस्फेयर हैं परसेंटेज वाइज। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नो। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यस, ऑप्शन सी अगेन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जो टोटल 99% बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल द चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द वेदर टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितनी भी वेदर रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस हैं कौन सी लेयर के अंदर, तो आप बोलेंगे सर ये सब होता है लोअर मोस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर के अंदर। और आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे इसकी एवरेज हाइट कितनी है, ठीक है, और सबसे ज्यादा थिकनेस कहां पर मिलेगी। नेक्स्ट, बाय परसेंटेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ग्रेटर देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। परसेंटेज वाइज अरेंज करो और मुझे बताओ सबसे ज्यादा इसमें कौन सी गैस है जो परसेंटेज वाइज है। तो नाइट्रोजन जो बच्चे 78, हाइड्रोजन सबसे कम है, नियॉन सबसे कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 4th नंबर के ऊपर है। तो आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इधर भी ऑप्शन डी सबसे ज्यादा कौन सी गैस है यहाँ पर, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर के ऊपर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर के ऊपर आर्गन, फोर्थ नंबर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 तो याद रखनी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 4 याद रखेंगे और सबसे लास्ट में याद रखेंगे हमारे पास हाइड्रोजन गैस। इजी। चलो तो फिर ये वाला आंसर करेंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्मेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। सबसे वार्मेस्ट लेयर, हॉटेस्ट लेयर कौन सी है। 1000 डिग्री टेम्परेचर जो है वहां पर आपको देखने को मिलता है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऑल्दो फील नहीं होता। तो कौन सी लेयर है, थर्मो, ट्रोपो, स्ट्रेटो और मीजोस्फेयर, ठीक है। तो ये आप बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। और इसके अलावा एसएससी जनरल अवेयरनेस और बच्चे रेलवे कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर 2026-27 अवेलेबल है परचम की ऐप के ऊपर। अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल है। 6 मंथ्स के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस जो है इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे जो बच्चे आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।